नमस्ते। आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास की एक ऐसी कहानी के बारे में जो सिर्फ आजादी की लड़ाई नहीं है बल्कि एक राष्ट्र के जन्म की कहानी है। सोचिए, एक देश जिसमें अनगिनत संस्कृतियां हैं, अलग अलग लोग हैं, उसने अपनी एक साझी पहचान कैसे बनाई होगी? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर ये होता कैसे है? इतने सारे अलग अलग समुदाय, भाषाएं और संस्कृतियां, ये सब मिलकर एक राष्ट्र कैसे बन जाते हैं? भारत के केस में ये एकता कैसे बनी? क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल लड़ाई थी या इसके पीछे कुछ और भी था? तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे विद्रोह की उस पहली चिंगारी की, फिर देखेंगे असहयोग आंदोलन की वो जबरदस्त लहर, उसके बाद चलेंगे स्वतंत्रता के लिए हुए उस ऐतिहासिक मार्च पर, और आखिर में जानेंगे कि कैसे आर्ट और कल्चर ने एक राष्ट्र की कल्पना को हकीकत में बदला। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं पहले हिस्से से, विद्रोह की चिंगारी। ये वो दौर था जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था और पूरे भारत में आप कह सकते हैं एक नई चेतना, एक नया आइडिया जन्म ले रहा था। देखिए, पहले विश्व युद्ध ने ना भारत पर एक बहुत बड़ा बोझ डाल दिया था। अंग्रेजों ने जबरदस्त टैक्स लगा दिए, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी, और तो और गांवों से नौजवानों को जबरन सेना में भर्ती किया जा रहा था। तो लोगों में गुस्सा तो था ही, ऊपर से मुसीबतें और भी थी। फसलें खराब हो गईं और इन्फ्लुएंजा की महामारी फैल गई, जिसने आप सोचिए करीब करीब 1,30,00,000 लोगों की जान ले ली। लोगों को उम्मीद थी कि चलो युद्ध खत्म होगा तो हालात सुधरेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ऐसे ही मुश्किल भरे माहौल में एक नए लीडर सामने आए, महात्मा गांधी। जनवरी 1915 में जब वो साउथ अफ्रीका से भारत लौटे ना, तो अपने साथ एक बिल्कुल नया आइडिया, एक नया हथियार लेकर आए थे, जिसे उन्होंने नाम दिया सत्याग्रह। इसका मतलब था सत्य की शक्ति। ये कोई लाठी डंडों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये तो अहिंसा के जरिए जुल्म करने वाले के ज़मीर को जगाने की एक कोशिश थी। गांधी जी ने खुद इस बारे में कहा था कि सत्याग्रह शारीरिक बल नहीं है, सत्याग्रही अपने दुश्मन को तकलीफ नहीं देता। मतलब ये एक ऐसा हथियार था जो कमजोरी की निशानी नहीं था, बल्कि ये तो मॉरल करेज यानी नैतिक साहस से चलता था। तो अब इस नए आइडिया की पहली बड़ी परीक्षा हुई 1919 में, जब आया रॉलेट एक्ट। ये सच पूछिए तो एक काला कानून था। भारतीय लीडर्स ने इसका खूब विरोध किया, लेकिन अंग्रेजों ने इसे जल्दबाजी में पास कर दिया। और इस कानून ने सरकार को इतनी ताकत दे दी कि वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक जेल में बंद रख सकते थे। मतलब पूरी तरह से खुली छूट। गांधी जी ने इस काले कानून के खिलाफ एक देशव्यापी सत्याग्रह की अपील की, पर हालात बहुत तेजी से बिगड़ने लगे। 6 अप्रैल को हड़ताल शुरू हुई, जगह जगह रैलियां निकली। फिर 10 अप्रैल को अमृतसर में पुलिस ने एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोलियां चला दी, और उसके बाद आया 13 अप्रैल का वो काला दिन, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, जलियांवाला बाग का नरसंहार। जलियांवाला बाग की घटना ने सच में पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। अब गांधी जी को यह एहसास हो गया था कि एक और भी बड़े, एक ज्यादा ब्रॉड बेस आंदोलन की जरूरत है। एक ऐसा आंदोलन जो पूरे देश को एक साथ ला सके। और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी का दूसरा पड़ाव, पहली महान लहर, असहयोग का आह्वान। अब देखिए, गांधी जी एक बात बहुत अच्छे से जानते थे कि कोई भी बड़ा आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता के बिना कामयाब नहीं हो सकता। और उन्हें यह मौका दिखा खिलाफत के मुद्दे में। हुआ यह था कि पहले विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा की सारी शक्तियां छीन ली थी, और खलीफा वो दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक आध्यात्मिक नेता थे। तो गांधी जी ने बहुत समझदारी से इस मुद्दे को स्वराज की लड़ाई से जोड़ दिया, ताकि एक मजबूत यूनाइटेड फ्रंट बन सके। तो ये असहयोग का प्लान आखिर था क्या? ये एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी थी, जिसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाना था। सबसे पहले सरकार से मिले टाइटल्स लौटा दो, फिर सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, स्कूल, इन सब का बाइकॉट करो। इसके बाद विदेशी सामानों को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दो। और हाँ, एक और बात, अगर सरकार ने जुल्म किया तो फिर एक फुल फ्लेज्ड सविनय अवज्ञा अभियान शुरू करने की भी तैयारी थी। और इस स्ट्रैटेजी का असर जबरदस्त था, खासकर विदेशी कपड़ों के बाइकॉट का। आप आंकड़े देखिए, सिर्फ 1 साल में 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का इंपोर्ट 102 करोड़ रुपए से घटकर सीधा 57 करोड़ पर आ गया। मतलब लगभग आधा। ये ब्रिटिश इकोनॉमी पर एक सीधी और गहरी चोट थी। हाँ, स्वराज का नारा तो हर तरफ गूंज रहा था, लेकिन
एक बहुत जरूरी सवाल है, क्या इस एक शब्द स्वराज का मतलब हर किसी के लिए एक ही था? जरा सोचिए, एक किसान के लिए स्वराज का क्या मतलब रहा होगा, एक आदिवासी के लिए, या फिर एक बागान में काम करने वाले मजदूर के लिए? नहीं, बिल्कुल एक जैसा नहीं था। अवध के किसानों के लिए स्वराज का मतलब था ऊंचे लगान और जालिम जमींदारों से आज़ादी। आदिवासियों के लिए इसका मतलब था कि उन्हें जंगल पर उनके पारंपरिक अधिकार वापस मिल जाएं। और असम के बागान मजदूरों के लिए, उनके लिए स्वराज का मतलब था कि वो उन बागानों को छोड़कर अपने गांव वापस जा सकें। तो आप देख सकते हैं, हर किसी की अपनी लड़ाई थी और स्वराज की अपनी एक अलग कल्पना। लेकिन फिर 1922 में चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हो गई, और क्योंकि गांधी जी अहिंसा के सिद्धांत पर बिल्कुल अडिग थे, उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। पर इसका मतलब ये नहीं था कि आज़ादी की लड़ाई रुक गई, बिल्कुल नहीं। अब वो एक नए रूप में सामने आने वाली थी। और यहीं से हम पहुंचते हैं अपने तीसरे पड़ाव पर, स्वतंत्रता के लिए मार्च। तो साल था 1930। अब तक कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग रख दी थी। गांधी जी अब एक ऐसे पावरफुल सिंबल की तलाश में थे जो पूरे देश को एक साथ जोड़ सके, और वो सिंबल उन्हें मिला एक बहुत ही मामूली सी चीज में, नमक। नमक पर टैक्स लगाना ब्रिटिश राज का शायद सबसे दमनकारी कानून था। क्यों? क्योंकि नमक एक ऐसी चीज थी जो हर भारतीय इस्तेमाल करता था, चाहे वो अमीर हो या गरीब। और इसी नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने एक ऐतिहासिक यात्रा शुरू की, दांडी मार्च। ये उनके साबरमती आश्रम से दांडी के तटीय कस्बे तक की पूरे 240 मील की पैदल यात्रा थी। ये यात्रा पूरे 24 दिनों तक चली, और कमाल की बात ये थी कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, हजारों की तादाद में लोग उनके साथ जुड़ते चले गए। ये सिर्फ एक मार्च नहीं रह गया था, ये तो पूरे देश को जगाने वाली एक यात्रा बन चुकी थी। और फिर 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचे। उन्होंने वहां नमक बनाया और कानून तोड़ा, और बस यहीं से शुरुआत हुई सविनय अवज्ञा आंदोलन की। अब ये समझना जरूरी है कि ये पिछले असहयोग आंदोलन से अलग कैसे था। देखिए, असहयोग में अंग्रेजों के साथ कोऑपरेट ना करने की बात थी, लेकिन सविनय अवज्ञा में सहयोग ना करने के साथ साथ जानबूझकर उनके बनाए कानूनों को तोड़ने की भी अपील थी। ये एक तरह से खुली बगावत थी। तो ये सब तो थी पॉलिटिकल लड़ाइयाँ, लेकिन इनके साथ साथ ना एक और लड़ाई भी चल रही थी। ये लड़ाई थी दिलों और दिमागों में, एक राष्ट्र की भावना, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाने की लड़ाई। तो चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से पर चलते हैं, एक राष्ट्र की कल्पना। तो सवाल यह है कि ये अपनेपन का भाव, ये राष्ट्रीय चेतना जगाई कैसे गई? वेल, इसके कई तरीके थे। भारत के गौरवशाली इतिहास को फिर से सामने लाया गया ताकि लोगों में गर्व की भावना पैदा हो। गांवों से लोक कथाएं और गीत इकट्ठे किए गए, तिरंगे जैसे नेशनल सिंबल्स डिजाइन किए गए, और सबसे बढ़कर देश को एक विजुअल इमेज दी गई, भारत माता की छवि। इसने हर किसी को इमोशनली जोड़ दिया। और मजे की बात यह है कि भारत माता की ये छवि भी समय के साथ बदली। जैसे 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने उन्हें एक शांत, आध्यात्मिक, एक सन्यासिनी के रूप में दिखाया, लेकिन बाद में जो तस्वीरें पॉपुलर हुईं, उनमें वो एक शक्तिशाली देवी थीं जिनके हाथ में त्रिशूल था और साथ में शेर और हाथी भी थे जो शक्ति का प्रतीक थे। तो ये दिखाता है कि राष्ट्र की कल्पना भी कैसे एक शांत विद्रोह से एक ताकतवर संघर्ष की ओर बढ़ रही थी। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? हम ये देखते हैं कि भारत की जो एकता थी वो अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में ही बनी, लेकिन ये भी सच है कि इस बड़ी एकता के अंदर भी कई अलग अलग आवाजें थीं, अलग अलग सपने थे। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि आज़ादी के बाद जो राष्ट्र बना, उसमें किन की कहानियों ने उसे डिफाइन किया और किन की आवाजें शायद कहीं अनसुनी रह गईं। और इस सवाल पर सोचना आज भी उतना ही जरूरी है।